हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महमूद गजनी और उसके भारत पर आक्रमण। महमूद गजनी को पढ़ने से पहले हमें उसके पूर्व काल को पढ़ना पड़ेगा और वो जहां का शासक था उसकी राजनीति के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित करनी पड़ेगी ताकि यह टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो हम 10वीं शताब्दी के अंत का जो समय है उस पर आते हैं और उस वक्त जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, कैसी थी, उस पर आते हैं। तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलप्तगिन। यह अलप्तगिन सामानी साम्राज्य के जो प्रशासक थे तुर्क, उनमें से एक था जो कि दास था और यह अपना एक साम्राज्य स्वयं स्थापित करता है। उस साम्राज्य का नाम था गजनी साम्राज्य। यह जो गजनी साम्राज्य है वो मध्य अफगानिस्तान का एक शहर है जिसका नाम गजनी है, जो कि यहां पर स्थित है, उसके नाम पर था। और इस नगर के आसपास का जो इलाका था वो उसका साम्राज्य था। अलप्तगिन का जो एक दास था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। अलप्तगिन ने अपने जीवन काल में 1700 तुर्क दासों को रखा हुआ था, जिसमें सुबुक्तगिन भी एक दास था। लेकिन अपने व्यवहार और कुशलता के कारण वो बाद में अलप्तगिन का सद्व्यवहार या सद्भाव प्राप्त करता है। बाद में सुबुक्तगिन अलप्तगिन का दामाद भी बनता है और अलप्तगिन की मृत्यु के बाद में अलप्तगिन के जो उत्तराधिकारी थे उनको हटाकर सुबुक्तगिन है वो 977 में गजनी का शासक खुद बन जाता है। सुबुक्तगिन के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो यहां थी, अर्थात उस वक्त का जो अविभाजित भारत था, क्योंकि भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ, उससे पहले पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत ही आता था। और पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब प्रांत है उस वाले इलाके में एक शासक वंश था जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। इस वंश का जो शासन था वो पंजाब और कश्मीर वाले इलाके में हुआ करता था। उनकी राजधानी पेशावर हुआ करती थी। इन हिंदू शाही वंश और गजनी वंश, इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी। तो सुबुक्तगिन है वो 986 में इस पर आक्रमण करता है, हिंदू शाही वंश पर, जो कि भारत के पंजाब कश्मीर आदि इलाकों में विद्यमान था और जिसकी सीमा सुबुक्तगिन के गजनी साम्राज्य से मिलती थी। इन दोनों में लड़ाई होती है। सुबुक्तगिन का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन जयपाल उसको धन वगैरह देकर संतुष्ट कर देता है और पुनः वापस भेज देता है। सुबुक्तगिन की जो मृत्यु है वो 997-98 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद में इसका एक पुत्र होता है, वो राजा बनता है, जिसको हटाकर महमूद है वो राजा बन जाता है। और इतिहास में जो महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से कुख्यात रहा है और आक्रांता, आक्रमणकारी और अत्याचारी के रूप में भी कुख्यात रहा है। महमूद गजनी 998 ईस्वी में शासक बनता है। कहीं कहीं उसके शासक बनने का समय 999 भी आता है। जो कोई भी हो वो शासक बन जाता है और शासक बनने के बाद में इस्लामी इतिहास का वो प्रथम सुल्तान कहा जाता है। उसको अब्बासी खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि प्राप्त होती है।
इस्लामी इतिहास में वो पहला सुल्तान माना जाता है। सुल्तान से तात्पर्य है खलीफा के अधीनस्थ जो शासक होता है वो सुल्तान माना जाता है। हम एक बार खलीफा का अर्थ समझ जाते हैं। पैगंबर का अर्थ है अल्लाह का प्रतिनिधि और खलीफा का अर्थ है जो पैगंबर का प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी हो। खलीफा जो होता था वो इस्लामी जगत के धार्मिक और राजनीतिक दोनों विषयों का मुखिया माना जाता था, अर्थात धर्म के मामले में उसका जो मत है वो सर्वोच्च माना जाता था और राजनीतिक मामलों और मसलों के मामलों में भी वो सर्वोच्च माना जाता था। सीधी सी बात थी कि महमूद गजनी को अपने वंश और अपने अधिकार को लेकर वैधता अगर प्राप्त करनी है तो उसे तत्कालीन खलीफाओं से आज्ञा पत्र या अनुमति लेनी आवश्यक थी। उसने अब्बासी खलीफा जो थे, हालांकि उनका राजनीतिक प्रभाव है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक तौर पर वो अब भी मजबूत माने जाते थे, जब तक 1258 में हलाकू है वो अंतिम खलीफा को समाप्त नहीं कर लेता। तो महमूद गजनी है वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त करता है और उसके साथ साथ में महमूद है वो दो उपाधियां प्राप्त करता है खलीफा से। एक था यामिनुद्दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड जिसे कहते हैं। राइट हैंड से तात्पर्य है कि बहुत बड़ा पक्षकार या एक तरीके से बहुत बड़ा जो संबल हो, यानी इस्लामी साम्राज्य का जो बहुत बड़ा संबल माना जाता था या जिसको राइट हैंड या दाहिना हाथ की उपाधि है वो खलीफा द्वारा प्राप्त हुई थी, वो हुई थी महमूद गजनी को। और दूसरी उसको उपाधि मिली वो थी अमीन उल मिल्लत अर्थात इस्लाम का संरक्षक। सीधी सी बात है कि महमूद गजनी को इस्लामी दुनिया का एक मुख्य व्यक्ति के तौर पर खलीफा ने उसको अनुमति दी और इसी उपाधियां मिलने के बाद में और राज्याभिषेक होने के बाद में महमूद गजनी ने प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण का अपना है वो उद्देश्य जाहिर किया, क्योंकि यह वो समय था जब इस्लाम है वो पश्चिमी हिस्सों में और अफगानिस्तान तक में विस्तृत हो चुका था, लेकिन आगे भारत जो था वो इस्लाम के प्रसार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। महमूद गजनी ने भारत पर जो 17 आक्रमण किए, उन आक्रमणों का जो उद्देश्य है वो क्या रहा था। हम हमारी पाठ्य पुस्तकों को अगर पढ़ें तो हमें यह ध्यान से पढ़ने पर सहज ही लग जाता है कि पाठ्य पुस्तकें हैं वो न्यायपूर्ण तरीके से नहीं लिखी गई हैं। उसमें हमें एक पक्षीयता नजर आती है और कुछ कुछ निष्कर्ष ऐसे नजर आते हैं जो गले नहीं उतरते। जैसे कि महमूद का जो आक्रमण है, उनके जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हमारी पाठ्य पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनी का जो भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति था, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल नितांत ही हमें एक पक्षीय नजर आता है। हम एक किताब देखते हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चलती है, हरिश्चंद्र वर्मा जिसके संपादक हैं, और वो यह लिखते हैं
उनका जो पाठ है तुर्कों का आक्रमण अर्थात भारत पर तुर्कों का आक्रमण, उसमें यह लिखते हैं कि तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, सही बात है। इस आक्रमण ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। सीधी सी बात है कि जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनमें एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लेकिन किताब में उस परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से बताया गया है। जैसे कि उनकी अगली ही लाइन में लिखा गया है, परिणामतः अनेक क्षेत्रों में भारतीय समाज का उत्थान एवं समृद्धि हुई। ध्यान देना, भारतीय समाज का उत्थान एवं समृद्धि हुई। अब सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह सहज ही समझ सकता है कि जब किसी देश पर बाहरी आक्रमण होता है और वो भी ऐसे लोगों द्वारा जो नितांत बर्बर है, तो सामाजिक उन्नति कैसे होगी। जो लूटपाट मचाकर चले गए हैं तो समृद्धि कहां से होगी। एक सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह सहज ही समझ सकता है कि बाहरी आक्रमण होने पर उस देश और समाज की सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक उन्नति नहीं होती है, बल्कि उसका पतन होता है। जबकि पाठ्य पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि अनेक क्षेत्रों में भारतीय समाज का उत्थान एवं समृद्धि हुई। सीधी सी बात है, यह गलत पढ़ाया जाता है। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य, उन उद्देश्यों को अगर हम देखें तो आगे हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका भारत में, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके मामले में बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, जिनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब साहब ने लिखा है कि महमूद का जो आक्रमण है वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही था। अब सीधी सी बात है कि जब किसी चोर का उद्देश्य सिर्फ चोरी करना होता है तो वो घर में रात को आकर चुपके से माल चुरा कर चला जाता है, या वो मालिक को भी मारेगा, उस घर को भी तोड़ फोड़ करेगा, उसके सामान को तोड़ फोड़ करेगा, ऐसा होगा। यदि चोर का उद्देश्य सिर्फ चोरी करना होगा तो वो चुपके से चोरी करके चला जाएगा। लेकिन चोर अगर प्रतिशोध की भावना से आया है तो वो चोरी भी करेगा, मालिक को मारेगा भी, उस घर की औरतों को भी उठाकर ले जाएगा और वहां के सामान और घर को भी नष्ट भ्रष्ट जरूर करेगा। मेरे कहने का सामान्य सा तात्पर्य है कि महमूद गजनी का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति नहीं था। अगर उसके आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति होता तो वो कत्ले आम कतई नहीं मचाता। सोमनाथ के आक्रमण के वक्त उसने 50,000 ब्राह्मणों को हत्या करवा दी थी। हजारों की संख्या में महिलाओं को अगवा करके ले जाया जाता था और उनको गजनी के बाजारों में 2-2 दिरहम और कौड़ियों में बेच दिया जाता था। यह धन प्राप्ति की जो लिप्सा है वो कतई नहीं हो सकती। अतः जो हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उनमें जो लिपापोती की गई है, उनमें जो झूठ परोसा जा रहा है, उस पर भी हमारा ध्यान जाना जरूरी है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि महमूद के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना एक बुनियादी भूल होगी, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि उसने खजाना लूटने के लिए भारी हमले किए। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि शांति के समय मंदिरों पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ। सीधी सी बात है कि शांति के समय मंदिरों पर आक्रमण नहीं हुआ। शांति तो तब होती थी जब वो लूटपाट करके चले जाते थे। अब जब लूटपाट करके वो चले गए तो फिर मंदिरों पर आक्रमण होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि फिर तो कोई आक्रमणकारी है ही नहीं। जब आक्रमणकारी होते थे तो शांति कतई नहीं रहती थी और मंदिर लूटे जाते थे और तोड़े भी जाते थे।
यहां लिखा गया, केवल लड़ाई के समय अपने मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने के लिए महमूद ने मंदिरों को तहस नहस किया। केवल सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। सीधी सी बात है, अपने मुस्लिम भाइयों से ऐसी सहानुभूति कौन सी प्राप्त करनी थी? अर्थात मंदिर तोड़े जाने पर वो खुश होते हैं, इनके कहने का अर्थ यही है। तो वो अपने आप में उनको मूर्ति भंजक और लुटेरा तो साबित कर ही रहे हैं, चाहे छुपाने की कितनी ही कोशिश कर लें। प्रोफेसर हबीब तथा निजामी ने पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि इस्लामी कानून में भी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को उचित समझे और उसे बढ़ावा ही दे। ये सीधे से बात कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा कोई शब्द या कानून नहीं है जो विध्वंस को और लूटपाट को उचित समझे। तो मिस्टर हबीब साहब, एक शब्द आता है जिसका नाम है माल ए गनीमत। माल ए गनीमत, ये इस्लामी साहित्य में और उनके बहुत सारे जो पुस्तकें हैं उनमें आता है। माल ए गनीमत से तात्पर्य है कि लूटपाट में जो भी माल प्राप्त होगा, जो भी धन प्राप्त होगा, जो भी स्त्रियां प्राप्त होगी, वो आपस में बांटी जाएगी। इसी बात को बताने के लिए जो शब्द यूज होता है, उपयोग होता है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको माल ए गनीमत कहा जाता है। यह शब्द क्या बताता है? यह शब्द किस भावना को व्यक्त करता है? यह माल ए गनीमत जैसे शब्द किसी सभ्य समाज के नहीं हो सकते। यह लूटपाट करने वाले गिरोह के ही होंगे। यदि सिर्फ धन लिप्सा ही मोहम्मद के आक्रमणों का कारण था, तो फिर स्त्रियां क्यों अगवा की जाती थी, लोगों को क्यों मारा जाता था, और मंदिरों को तोड़ने के बाद में शिवलिंग वगैरह या मूर्तियां जो भी होती थी, उनके पत्थरों को वहां ले जाकर स्थानीय मस्जिदों की सीढ़ियों में क्यों लगवाया जाता था? सीधी सी बात है कि हमें इतिहास में सही नहीं पढ़ाया जाता है। महमूद के आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो धन प्राप्ति तो था ही था, उसके साथ साथ में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साम्राज्य स्थापित करना। यह पढ़ाया जाता है कि महमूद का जो उद्देश्य है वो साम्राज्य स्थापित करना भी नहीं था, लेकिन 1021-22 में पंजाब प्रांत को गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाता है। अगर साम्राज्य विस्तार इनका उद्देश्य नहीं था तो पंजाब को गजनी का हिस्सा क्यों बनाया? पंजाब पर गजनी का आधिपत्य क्यों स्थापित किया? सीधी सी बात है कि इनके आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार और साथ में साम्राज्य का विस्तार भी था। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने पंजाब को बाद में साम्राज्य का हिस्सा बनाया। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उनके लिए परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। भारतीय समाज से उन्हें निरंतर प्रतिरोध झेलने को मिल रहे थे। इसका हम आगे है वो देखेंगे। भारत पर 17 आक्रमण और भारतीय शासकों का प्रतिरोध। अब हम देखते हैं कि महमूद गजनी के जो 17 आक्रमण थे वो कौन कौन से थे। पहला जो महमूद का आक्रमण था वो 1001 में होता है। वो होता है वही हिंदूशाही शासक जिनका राज्य भारत के अविभाजित भारत के पंजाब और कश्मीर वाले इलाके में था और जिनकी सीमा है वो महमूद के गजनी साम्राज्य से मिलती थी, जिसको अभी हमने मानचित्र द्वारा देखा है। जयपाल से इसका लड़ाई होती है और उसमें
जयपाल है वो हार जाता है। और उसी वक्त दूसरा जो आक्रमण है वो भी जयपाल पर ही होता है और उसमें भी जयपाल है वो हार जाता है। पहले आक्रमण में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों पर छुटमुट जो झड़पें हैं वो हुई थी, लेकिन दूसरा आक्रमण होता है उसमें जयपाल की हार हो जाती है। हिंदूशाही शासक जयपाल इस हार को पचा नहीं पाते हैं और वो अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं और अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ देते हैं, जिसका नाम था आनंद पाल। 1008-9 में छठा आक्रमण होता है, वो इसी पर होता है, हिंदूशाही वंश पर, जिसमें जयपाल का जो पुत्र होता है आनंदपाल वो भी पराजित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जयपाल और आनंदपाल पर जितने भी आक्रमण हुए थे उन आक्रमणों के प्रतिरोध के लिए भारत में उस वक्त जितने भी राज्य थे, चाहे वो चंदेल राज्य हो, चाहे वो चालुक्य हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो कन्नौज हो, सभी ने अपनी अपनी तरफ से सेना की टुकड़ी इनके सहायता के लिए भेजी थी। यह अपने आप में इस बात को बताता है कि भारतीय शासक थे वो गजनी के आक्रमणों के दुष्प्रभाव को अच्छी तरीके से समझते थे। ऐसा नहीं था कि वो उदासीन थे। हालांकि उनकी सीमाएं हैं वो गजनी से नहीं लगती थी, फिर भी वो गजनी के आक्रमणों की गंभीरता को जरूर समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने समय समय पर शाही शासकों को अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजकर सहायता भेजी। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है वो होता है 1018-19 में। यह आक्रमण मथुरा पर होता है, जो कि 12वां आक्रमण था। महमूद गजनी का 12वां आक्रमण था। वो मथुरा पर आक्रमण करते हैं। महमूद गजनी की सेना, महमूद गजनी मथुरा का जो मंदिर है, जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, कटरा केशवदेव, वहां पर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया हुआ भव्य मंदिर उस वक्त हुआ करता था, जिसके बारे में इतिहास में यह आता है कि यह मंदिर इतना भव्य था कि इसको कोसों दूर से देखा जा सकता था। इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में मथुरा के विध्वंस के बाद में वो महमूद गजनी आगे बढ़ता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज का राजा राज्यपाल होता है, वो महमूद गजनी का सामना नहीं कर पाता है और वहां से भाग जाता है और कन्नौज को वो लूट लेते हैं और उसके बाद में वापस चला जाता है महमूद गजनी। अब कन्नौज की लूट के बाद में और राज्यपाल जो कि कन्नौज का शासक था, उसके द्वारा महमूद गजनी का प्रतिरोध नहीं करने के कारण चंदेल शासक विद्याधर क्रोधित होता है और वो उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देता है। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि महमूद गजनी के आक्रमणों को लेकर भारतीय शासक कितने गंभीर थे कि उन्होंने महमूद गजनी का सामना नहीं करने के कारण प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। अब बात यह आती है कि जब इतने ही गंभीर थे तो वो सीधे महमूद से भिड़ने क्यों नहीं गए? तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि एक तो उनकी सीमाएं गजनी से मिलती नहीं थी, वो गजनी से काफी दूर थे उनके राज्य। दूसरी बात यह थी कि गजनी की सेनाएं हैं वो घोड़ों पर सवार होकर आती थी।
यह अपने आक्रमण इतनी तेजी से करते थे कि वहां रहने वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता था। तो दूर से आने की तो कोई बात ही नहीं थी, आते थे जल्दी से लूट कर चले जाते थे। अगर उनकी सेना हारने को हो जाए तो वो भागने में भी तेज होते थे। ध्यान दीजिएगा, तुर्कों द्वारा युद्ध क्षेत्र में घोड़ों का जो इस्तेमाल था, जो कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए घोड़े मध्य एशिया के होते थे, जो कि पूरी दुनिया में नस्ल के हिसाब से मजबूत और अच्छे माने जाते थे। उनके घोड़ों की अपेक्षा भारतीय घोड़े हैं वो कमतर और कमजोर थे। भारतीय घोड़ों पर सवार होकर तुर्की घोड़ों पर सवार जो योद्धा होता था उससे लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल काम रहता था। वो जल्दी से आते थे और आक्रमण और लूट करके जल्दी ही चले भी जाते थे। यही कारण था कि वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। इनका जो अगला आक्रमण था वो था 13वां, जो कि 1019-20 में हुआ। और इस आक्रमण का जो प्रतिरोध है वो चंदेल शासक विद्याधर ने बड़ी सफलता के साथ में किया और महमूद गजनी है वो जीत प्राप्त करने में यहां सफल है, वो नहीं हो पाया। गजनी के जो आक्रमण थे उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है 1025 का, जो कि सोमनाथ पर किया गया उसका आक्रमण था। यह उसका 16वां आक्रमण था। कई लोग बताते हैं, कई किताबों में यह आता कि यह 17वां और अंतिम आक्रमण था, लेकिन यह 16वां आक्रमण था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सदियों से संचित जो धन संपदा थी उसको लूटने के लिए महमूद गजनी ने भारत के रेगिस्तान को पार करते हुए सोमनाथ की पवित्र भूमि पर कदम रखा। यहां 50,000 ब्राह्मणों को कत्ले आम कर दिया गया और शिवलिंग को नष्ट भ्रष्ट किया गया और यहां से अकूत संपदा को लूट लिया गया और लूटकर वो गजनी ले गए। जब वो अपने घोड़ों और ऊंटों पर धन संपत्ति को सवार करके जा रहे थे तो पंजाब वाले हिस्से में वहां के जाटों ने उन पर आक्रमण किया और उनमें से काफी सोना है वो उन्होंने लूट लिया। इसी कारण जाटों पर महमूद गजनी है वो नाराज था और उसने 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों पर किया और जाटों को उस युद्ध में परास्त किया। यह 17 आक्रमण थे, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण थे उसको हमने देखा। जाटों पर आक्रमण था वो 1027 में किया गया, जो कि 17वां आक्रमण था और यह अंतिम आक्रमण भी था। उसके बाद में 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनी अपने अंतिम समय में पागल हो गया था। उसने इतना भारत से लूटा हुआ धन इकट्ठा कर लिया था कि वो सोने चांदी हीरे जवाहरात उसने एक बड़े कमरे में रखे हुए थे और उसी कमरे में वो सोता भी था और धन को देखता भी रहता था और इसी कारण वो धीरे धीरे पागल भी हो गया। अर्थात जिस धन को प्राप्त करने में उसने अपना पूरा जीवन खपाया था उस धन का उपभोग वो नहीं कर पाया। महमूद गजनी के बाद के जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। महमूद गजनी को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में वो भी हमने देख लिए कि जैसे कि गुजरात का आक्रमण है वो पूछा जाता है तो वो 1025 में हुआ था। पहला आक्रमण 1001 में हुआ था। सुबुतगिन के बारे में या महमूद गजनी कब शासक बना, ये जो प्रश्न है उनके उत्तर है आपको अभी जो पढ़ाया उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब उसके जो इतिहासकार थे उसकी हम बात करते हैं तो उसका जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उत्बी। इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षाओं में
बहुत बार पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी रहता है। कुछ 3-4 इतिहासकार हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं। उत्बी उसका दरबारी इतिहासकार था और उसकी लिखी हुई पुस्तक थी किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। यह उत्बी की लिखी पुस्तकें थी। एक था विद्वान, उसका नाम था अल बरूनी, जो कि महमूद गजनी के साथ भारत भी आया था। उसने भारत आकर संस्कृत भी सीखी और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को भी पढ़ा और यह बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। इसकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। देखिए, उत्बी की किताब का नाम है किताबुल यामिनी और इस अल बरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद, अर्थात यामिनी और हिंद का ही फर्क है, बाकी नाम है वो सेम है। ये याद करने में एक सहूलियत रहेगी। किताबुल हिंद का दूसरा नाम तहकीक ए हिंद भी है, अर्थात यह नाम भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तहकीक ए हिंद भी इसको कहते हैं, किताबुल हिंद को। तीसरा जो इतिहासकार है जिसका नाम है फिरदौसी, इसकी लिखी हुई पुस्तक है शाहनामा। वो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि शाहनामा किसकी पुस्तक है। वो है फिरदौसी की पुस्तक है और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। एक और इतिहासकार है जो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत कम ही आता है, बैहाकी। उसकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। तो यह था महमूद गजनी के 17 आक्रमणों का इतिहास। आपको हमारा यह टॉपिक पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।